नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 14 अगस्त है। आज के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? आज के दिन हम लोग मनाते हैं विभाजन विभीषिका दिवस। आज के दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसको भी नहीं पता है कि 14 अगस्त को क्यों मना रहे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से 2 सवाल आने की संभावनाएं बनेगी। मैं दिखाऊंगा। एक नीति आयोग का बहुत डिटेल रिपोर्ट आया है और एक जो है सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स मैगजीन निकाल लीजिए, द हिंदू आप निकाल लीजिए, जितने भी आपको बड़े न्यूज़पेपर शानदार अच्छे वाले दिखते हैं उन सभी में सोशल मीडिया डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड एडिक्शन को लेकर के बहुत डिटेल विस्तृत चर्चाएं की जा रही है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सुमित सरकार का आपने नाम सुना होगा, हो सकता है उनकी किताबें भी पढ़ी हो मॉडर्न हिस्ट्री की। उनकी डेथ हो गई है तो उसके बारे में भी ज़रा हम लोग देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। आज 14 अगस्त है। आज से मैंने ऐसे का ग्रुप शुरू कर दिया है। मैंने सुबह में ऐसे दे दिया था उनको, मैथिली भाषा में लिखा हुआ ऐसे मैंने दिया है उन्हें। इस वीडियो के बाद डिटेल में समझाऊंगा भी कि कैसे लिखना है उसे, कैसे नहीं। फ़िलहाल जो बच्चे लिख रहे हैं खुद से वो तो लिख ही रहे होंगे। आप भी जुड़ सकते हैं। 10 से 12 लोग और जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको जुड़ना हो तो आज जुड़ जाइएगा, कल के बाद तो इसमें आप ऐड नहीं हो पाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहला मुद्दा है कि टेक फर्म टू फेस थाउजेंड ऑफ केसेज ओवर सोशल मीडिया एडिक्शन। बहुत सारे केस ये फेस कर रहे हैं, सारे के सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा चर्चा मेटा की ही है, क्योंकि भारत में अगर वास्तविकता में देखें तो गूगल का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह का नहीं है। यूट्यूब है, लेकिन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस प्रकार से इंस्टा और ट्विटर है, एक्स है, इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म गूगल का नहीं है। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो हैं, लेकिन अभी वो उतना एडिक्टेड नहीं हो पाया है। ख़ास तौर से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की हम लोग भारत में बात करते हैं, या फिर बाहर के देशों में जैसे अमेरिका में टिकटॉक जैसी चीज़ें आज भी चल रही हैं। भारत ने तो टिकटॉक को बैन कर दिया क्योंकि हमें खतरा था कि लोगों का डेटा जो है वो चीन जा रहा और चलना भी नहीं चाहिए देश में टिकटॉक जैसी चीज़ें। लेकिन बाहर के देशों में आज भी टिकटॉक वगैरह चलती हैं, तो जिसके कारण से वहाँ पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के भारी स्तर पर केस किए जा रहे हैं, क्योंकि यह एडिक्टिव है। लोगों को अब अंदाज़ा हो रहा है कि कितना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है इसका। जैसे स्नैपचैट इत्यादि चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। ऐसे समय हमारे प्रधानमंत्री जी रील बना रहे हैं और युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर भी चले आए। वो सोशल मीडिया को लत को लेकर टेक कंपनियों पर हज़ारों मुकदमे दायर किए जा रहे हैं अमेरिका में। ख़ास तौर से यहाँ पर अमेरिका और यूरोप की बात हम लोग कर रहे थे। केस के मामले में बहुत सारे आरोप हैं। आरोप ये है, क्या आएंगे इसके कारणों पर आएंगे, सोशल मीडिया एडिक्शन पर आएंगे। आरोप ये है कि लत लगाने वाले एल्गोरिदम, हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, आसपास सुरक्षा उपायों की कमी ने युवाओं के बीच एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे दिया है। मानसिक स्वास्थ्य संकट जो है वो इसके कारण से उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण इतने बड़े स्तर पर इस पर केस किए जा रहे, हज़ारों लाखों मुकदमे दायर हो रहे पूरे दुनिया भर में। कई सारे देशों ने, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको, कई सारे देशों ने भारी भरकम जुर्माने भी लगाए हैं इनके ऊपर में कि अपना एल्गोरिदम इतना एडिक्टिव मत बनाओ। एआई का उपयोग करके ये एडिक्शन पैदा कर देते हैं। जिस प्रकार से नशा आप करते होंगे, करते हैं क्या, नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से सोशल मीडिया का भी एडिक्शन हो गया है। सोशल मीडिया लत लगाने वाले डिज़ाइन और प्रभाव ज़रा समझेंगे। सबसे पहले है इनफाइनाइट स्क्रॉल। रील आप 24 घंटे आप करते रहें, सातों दिन बैठे रहें फ़ोन लेकर के, 24 घंटे, पूरे महीने, साल भर बैठे रहें, रील कभी ख़त्म नहीं होता है। इंस्टाग्राम अपनी तरफ से आपको ये कभी नहीं कहेगा, अगर आपने इंस्टाग्राम ऐप में जा कर के डेली यूज़ लिमिट को ऑन नहीं किया हुआ है तो आपको कभी नहीं करेगा कि बस कर लो यार, अब तो छोड़ दो, जान छोड़ दो, इंस्टाग्राम की जान छोड़ दो। ये चीज़ आपको कभी नहीं करेगा। ना तो यूट्यूब आपसे कहेगा, ना तो यूट्यूब शॉर्ट्स आपसे कहेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म इस तरह की चेतावनी आपको कभी नहीं देता है कि कितना करोगे भाई साहब, बस करो, रुक जाओ, यहाँ पर और भी जीवन में कुछ काम है वो देख लो। ये किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, और वो स्क्रॉलिंग एडिक्टिव होता है।
जिस तरह की कंटेंट आप देखते हैं तुरंत आपके रील में सजेशन में उसी तरह के हज़ारों हज़ार कंटेंट जो हैं वो ठेल दिए जाते हैं, परोस दिए जाते हैं और आप दिन भर वही चीज़ देखते रह जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अनंत स्क्रॉलिंग का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता को रुकने का प्राकृतिक संकेत जैसे पेज का अंत होना नहीं देता है। इससे लोग घंटों तक लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। और आपको एक चीज़ बताऊं, आपको लगता है इंस्टाग्राम फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, और क्या फ्री है भाई? तो फेसबुक भी फ्री है। यूट्यूब पर भी ऐड तो देखते हैं, लेकिन इंस्टा पर तो ऐड बीच बीच में एक आध आता है, उसका आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या वाकई फ्री है? क्या पे कर रहे हैं आप? क्या पे कर रहे हैं आप? क्या अपना टाइम पे कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। टाइम तो छोटा सा पहलू है जो आप पेमेंट कर रहे हैं। आप क्या पे कर रहे हैं? अटेंशन। हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, हमसे पूछिए, हमसे जो यूट्यूब वार्तालाप करता है या हमारे वीडियो को कितने लोगों ने रुक करके ठहर के देखा, बस उसके बारे में बताता है हमें। अटेंशन, आपका ध्यान, आपका अटेंशन जो है वो आपसे बेचा जाता है, वो आप पे करते हैं, वही ख़रीदा जाता है। अगर मैं किसी वीडियो को ऐड पर लगाऊंगा तो सबसे पहले आपका ध्यान खींचने के लिए उसको यूट्यूब के पेज पर इस प्रकार से ऐसी जगह पर रखा जाएगा जिस पर आपका अटेंशन जाएगा। तो टाइम के साथ आप क्या पे करते हैं? अटेंशन अपना पे करते हैं। वही पेमेंट, असली पेमेंट वो आपसे लेता है। पेमेंट केवल मुद्राओं में ही थोड़ी ना होती है। सबसे बड़ा पेमेंट तो टाइम और अटेंशन ही है, ध्यान, कि आपने किस चीज़ को रुक करके ध्यान से देखा और उसी चीज़ को आपको प्रमोट करके वो आगे बढ़ाएगा। उसी प्रकार के रील आपको देगा वो। किसी रील पर अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा रुक गए, किसी को लाइक कर दिया, सेव कर दिया, शेयर कर दिया, तो उसी प्रकार के रील आपको देखने को मिलने लग जाते हैं। तो अटेंशन पेमेंट करते हैं आप लोग। परिवर्तनीय इनाम प्रणाली, यह जुए स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। जब आप फीड को रिफ्रेश करते हैं तो आपको नहीं पता होता है कुछ नया रोमांचक मिलेगा या नहीं। यह अनिश्चित मस्तिष्क में डोपामाइन हार्मोन रिलीज करती है जो लत का कारण बनता है। सवाल पूछा जाएगा मेंस में, सोशल मीडिया एडिक्शन क्या कारण है इसके और क्या इसके समाधान हो सकते हैं। पुश नोटिफिकेशन, लगातार आने वाले अलर्ट, बीप, लाल रंग के बैज कृत्रिम तात्कालिक पैदा करते हैं। उपयोगकर्ताओं को बार बार ऐप खोलने को आपको मजबूर करेगा। सामाजिक मान्यता, लाइक बटन, लाइक, कमेंट, व्यू काउंट जैसे फीचर्स मनुष्य की सामाजिक स्वीकृति, सोशल अप्रूवल और मान्यता प्राप्त करने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का फ़ायदा उठाते हैं और इसी आवश्यकता का फ़ायदा उठा करके आप एडिक्शन में फंस जाते हैं। बड़ा ही आसान होता है। मेटा का तो बहुत ही आसान है। आपने जब कभी किसी ने, आप में से किसी ने रील अपलोड किया होगा या यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया होगा, तो पहले रील पर व्यूज़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रील की मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ। तो जब आप पहली बार कोई रील या पोस्ट वगैरह अपलोड करेंगे उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद आप फंस जाएंगे, उसके बाद आप करते रहेंगे अपलोड और अपलोड पर अपलोड करते रहेंगे, व्यूज़ कम हो जाएंगे उसके बाद। ये क्या होता है कि एक आदमी को एक बार लालच दो और फिर बंद कर दो, फिर आप देखेंगे 150वां पोस्ट जब करेंगे, रील जब डालेंगे तो उस पर फिर आपको दिखेगा कि अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। फिर आप उसमें फंसे रहेंगे कि उसका अपना कैरियर के ऑप्शन के तौर पर चयन कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये रील की दुनिया है जिसके ज़रिए लोगों को एडिक्ट किया जाता है। सोशल मीडिया की लत का प्रभाव क्या पड़ता है? मानसिक स्वास्थ्य पर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये प्रभाव जेनजी में ख़ास तौर से युवा वर्ग में देखा जा रहा है कि अगर हम अच्छा नहीं दिखेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, अगर हमारे लाइक्स नहीं आएंगे, हमारे वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ये सबसे बड़ी चिंता बन गई है। नींद की कमी, देर रात तक स्क्रॉल करना, ये तो बताने की चीज़ ही नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी हो गई है। अब यहीं पर रुकिए, यही मुझे आपको समझाना था। कुछ समय क्या, पिछले संडे को शायद मैं जब डाउट सेशन ले रहा था 73-72 वाला जो डेली आंसर राइटिंग चल रहा है उसमें, तो डाउट सेशन के दौरान एक हमारी छात्रा हैं, उनका डाउट ये था कि जब मैं एमसीक्यू करवाता हूँ वीडियो के ज़रिए ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो उनके एमसीक्यू सही होते हैं, लेकिन जब वो पेन और पेपर लेकर के बैठते हैं तो उनके एमसीक्यू उतने सही नहीं हो पाते हैं। क्यों? आदत पड़ गई है आपको ऑनलाइन चीज़ों को, दूसरा कोई पढ़ रहा है, दूसरा कोई आपके कानों में आवाज़ डाल रहा है, उसी के माध्यम से सुनने की आदत पड़ गई है। खुद से पढ़ने की,
किताब खोल करके 2 घंटा बिना फ़ोन टच किए पढ़ने की आदत छूट गई है। इससे बचने का क्या उपाय होता है? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इससे अगर नहीं बचे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। ऑनलाइन पढ़ने का एक समय बना लीजिए, चाहे कुछ भी आप पढ़ते हो। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ फिर भी आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, भले आप 2 घंटे पढ़ें ऑनलाइन, 2.5 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, जब भी आप वीडियो ऑडियो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं उसका एक फ़िक्स समय बना लीजिए कि मुझे 2 घंटा, 4 घंटा या 3 घंटा हमें पढ़ना है। उसके बाद बाकी समय ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन पेपर हल करने की अगर आदत नहीं होगा, सवाल हल करने की आदत नहीं होंगे, पढ़ने का आदत नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत आएगी आपको आगे पीटी और मेंस एग्जामिनेशन देने में। तो अटेंशन जो है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जो है कम हो जाती है। ये सबसे गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, सबसे गंभीर प्रभाव पर। आप किसी नए जनरेशन के व्यक्ति को बिना फ़ोन के 2 घंटा नहीं रख पाएंगे, वो परेशान हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है। भारतीय संदर्भ उदाहरण, भारत दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी वाला स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट वाला देश में से एक है। रील्स का जुनून और ख़तरनाक स्टंट के कारण कई सारे युवाओं की जान चली जाती है। भारतीय छात्रों में स्लीप डेट, अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय स्कूल कॉलेज के छात्रों का बड़ा प्रतिशत पुरानी नींद की कमी से पीड़ित है, क्योंकि वो रोज़ाना 4 से 5 घंटे सोशल मीडिया पर विशेषकर देर रात तक बिताते हैं, जिससे उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत में साइबर बुलिंग और कॉल आउट संस्कृति जो है बहुत ज़्यादा छिड़ गया है। बुलिंग किया जाता है ऑनलाइन, पहचान छिपा करके ट्रोलिंग की जाती, गाली गलौज की जाती है, और सामने जब आप उनसे बात करोगे तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो ये क्या है? ये यही चीज़ें हैं, ये सब के सब सोशल मीडिया के ही प्रभाव हैं। भ्रामक सूचना और व्हाट्सएप की लत, अब जो भी आया फ़ोन पर आगे फॉरवर्ड कर दो, है ना। आगे की राह क्या है इसमें? इसके लिए सख्त एल्गोरिदम पारदर्शिता की आवश्यकता है। टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहराना होगा। भारतीय स्कूलों में डिजिटल डिटॉक्स अभियानों को बढ़ावा देना होगा। स्क्रीन टाइम नियंत्रण सुविधाओं को मजबूती से लागू करना होगा। ये सरकार को न केवल अपने स्तर बल्कि कंपनी के स्तर पर अब बनाना चाहिए कि किसी के भी फ़ोन में 24 घंटे में 30 मिनट से ज़्यादा कोई रील ना देख पाए। ये प्रावधान शामिल करना चाहिए। किस रील पर कितने लाइक्स हैं, ये आपको समाधान बता रहा हूँ। कितने व्यूज़ हैं, कितने उस पर कमेंट हैं, ये कोई दूसरा ना देख पाए, जो क्रिएटर है केवल वही देख पाता है। यही होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? लाइक्स, व्यू, कमेंट और उसके साथ साथ इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जैसी समस्याओं से हम बच सकते हैं। हम किसी चीज़ को बैन नहीं कर सकते कम्प्लीटली, लेकिन उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। 30 मिनट से ज़्यादा ना तो यूट्यूब ना तो इंस्टा कहीं पर भी रील देखने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, किसी भी ऐप पर, किसी भी जगह पर। जिससे क्या होगा? इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग पर रोक लग जाएगी, लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसी में एक और चीज़ उत्पन्न हुआ है। हुआ क्या है? ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ तक एक अलग टॉपिक था भाइयों बहनों, अब यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। सवाल इससे भी पूछा जा सकता है, सेकंड से ही पूछा जा सकता है। सेकंड से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही है। हुआ क्या? जंतर मंतर पर जब जैन प्रोटेस्ट हुआ था, आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी किया। इंस्टाग्राम पर रील की भरमार हो गई थी और वो उन रील को लाखों मिलियंस में व्यूज़ तो यूँ मिल रहे थे, चुटकी बजाते उनको मिलियंस में व्यूज़ मिल रहे थे। एक नॉर्मल सा बेकार सा घटिया सा पोस्ट, उसको भी रील मिल रहे, उसको भी व्यूज़ मिल रहे थे। गाली वाले रील को भी व्यूज़ मिल रहे थे, और कोई कुछ भी कर रहा था, हर चीज़ वायरल ही हो रहा था उस समय। आगे आपने देखा है क्या? उसी तरह का, उससे बल्कि ज़्यादा प्रभावशाली प्रोटेस्ट जो है अपने झारखंड राज्य में चल रहा है। झारखंड राज्य में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वह सच्चे वाले स्टूडेंट हैं, कोई अमेरिका से आया हुआ दीपिके नहीं है वहाँ। वो बिहार झारखंड के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन चाहिए। सही धांधली हुई है, बड़े स्तर की धांधली हुई है। लेकिन उनके रील इस प्रकार से वायरल नहीं हो रहे हैं। वो रील कोई तुरंत से अपलोड करते ही वायरल नहीं हो रहा है, जबकि व्यूअरशिप है, बड़े बड़े चैनलों पर आ रहे हैं, लोग उसे देख भी रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके रील के सजेशन में झारखंड वाला पोस्ट बहुत कम आया होगा। ऐसा क्यों? अगर ऐसा एल्गोरिदम कर रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है। क्या एल्गोरिदम पर ह्यूमन कंट्रोल है? और अगर एल्गोरिदम पर ह्यूमन कंट्रोल है, एल्गोरिदम को सही गलत कोई इंसान बैठ करके कर रहा है, और वो इंसान किसी विचारधारा, किसी का स्पॉन्सर्ड हुआ, तो क्या होगा? तो फिर राष्ट्रीय हित जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर के पूरे दुनिया में बहस छिड़ी हुई है।
हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो एक आया फेसबुक पर, जिसको मेटा के द्वारा कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। इतनी जुर्रत, 140 करोड़ का मार्केट मिला हुआ है और उसके प्रधानमंत्री का वीडियो आप फेसबुक से हटा देते हो। अब इसको लेकर बहस शुरू हो गई है कि मेटा जैसे प्लेटफॉर्म जो है, क्या लोकतंत्र में कोई एक पक्ष लेकर के बैठे हुए हैं ये? क्या विदेशों से फंडिंग करके इनके रील्स को प्रमोट किया गया है ताकि भारतीय लोकतंत्र में दबाव उत्पन्न किया जा सके? मुद्दा सही था उनका, शिक्षा मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन बाहरी कोई व्यक्ति रील को बढ़ावा देकर के ये चीज़ तय नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक होना चाहिए, जिस प्रकार से झारखंड में हो रहा है, जिस प्रकार जंतर मंतर पर भी हुआ, लेकिन उनमें इस प्लेटफॉर्म की भूमिका शून्य होनी चाहिए। तो क्या इस प्लेटफॉर्म की भूमिका शून्य है? इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल उठा है और भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने डिटेल रिपोर्ट मांगा है मेटा से कि जवाब दो, और अगर जवाब में दोषी पाए गए तो चांदनी चौक पर ही जंतर मंतर पास ही लटकाया जाएगा इन्हें। डिजिटल पब्लिक स्क्वायर पर नियंत्रण, जरा देखिए, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के पास राजनीतिक विमर्श को आकार देने की अपार शक्ति है, क्योंकि लोग हैं यहाँ। और आजकल के ज़माने में है क्या, अगर आपने लोग इकट्ठे कर लिए ऑनलाइन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आज मुख्य मुद्दा केवल सोशल मीडिया मार्केटिंग का नहीं है, बल्कि यह है कि डिजिटल सार्वजनिक चौक और उसमें होने वाली बातचीत को कौन नियंत्रित करता है। क्या केवल एल्गोरिदम नियंत्रित करता है? देन हु कंट्रोल एल्गोरिदम? तो एल्गोरिदम को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या मशीन केवल कंट्रोल कर रहा है या फिर इंसान भी कंट्रोल कर रहा है? और इंसान अगर कंट्रोल करे तो क्या उसकी कोई विचारधारा है? और अगर विचारधारा है उसकी, तब तो फिर गलत हो गया ये। एल्गोरिदम प्रवर्धन बनाम वास्तविक जुड़ाव। हालिया लेखों जैसे एनडीटीवी का ओपिनियन लेख में इस बात पर गहरी चिंता जताएगी कि क्या कुछ राजनीतिक अभियानों या विरोध प्रदर्शन को वास्तविक जन समर्थन के कारण दृश्यता मिलती है, व्यूज मिलता है, या फिर मेटा के अपारदर्शी एल्गोरिदम हस्तक्षेप, जो उसका एल्गोरिदम इंटरवेंशन है, जो कि ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, क्या केवल उसके द्वारा अघोषित बूस्टिंग की जाती है, अनडिस्क्लोज्ड बूस्टिंग की जाती है, सरकार के नीतियों को प्रभावित करने के लिए बूस्ट किया जाता है उस प्रकार के रील को। उदाहरण के लिए, यदि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर इस तरह के डिज़ाइन किए गए कि विरोध प्रदर्शन या विशिष्ट आख्यानों को कृत्रिम रूप से बढ़ावा दें, तो यह लोकतांत्रिक सूचना परिस्थिति तंत्र में मौलिक रूप से हेरफेर कर सकता है। किसी भी दुनिया के सरकार के लिए खतरा हो सकता है। मैं अपने देश की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तकनीक का, सोशल मीडिया का लोकतंत्र पर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है अगर सोशल मीडिया कंपनी किसी एक पक्ष का राय लेकर के बैठ जाए तो। विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय संप्रभुता। असली खतरा तब पैदा होता है जब किसी विदेशी बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी के पास स्वतंत्र ऑडिट के बिना जनमत को अदृश्य रूप से आकार देने की क्षमता आ जाती है। यह मेटा के कार्यों को केवल तकनीकी मुद्दों से हटा करके राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनाव पर विदेशी प्रभाव, लोकतांत्रिक अखंडता का मामला बना देता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाए थे कि आपने हमारे यहाँ के चुनाव में दखल दिया है, उसी प्रकार से भारत सरकार भी लगा सकती मेटा पर आरोप कि आप हमारे यहाँ के प्रदर्शन में दखल दे रहे हो। प्रदर्शन तो अपने यहाँ पर होते रहे हैं, लोकतांत्रिक देश से हमेशा से प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म बीच में बिचौलिया का काम करे तो वो चीज़ सही नहीं होता है। अपनी अनुशंसा प्रणाली के माध्यम से मेटा के पास एक अभियान को चुनिंदा रूप से बढ़ाने, प्रतिस्पर्धी अभियान को दबाने की शक्ति है। यह निजी निगम को जनता के आक्रोश को भड़काने, बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की भी अनुमति देता है। बिना किसी विश्वसनीय स्पष्टीकरण के विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा के खाते को मनमाने ढंग से निलंबित करने, शैडो बैन करने या उनको व्यूज़ कम देने, रीच कम देने, इन सभी चीज़ों का काम कर सकता है। संसदीय जांच और जवाबदेही। भारत में यह मुद्दा सार्वजनिक बहस बन गया है और मेटा को तलब किया गया कि हाँ भाई, जवाब दो कि क्या ऐसा हुआ है, क्या कृत्रिम रूप से छेड़छाड़ की गई है, और अगर किया गया है तो उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया का भारतीय लोकतंत्र या दुनिया के लोकतंत्र पर प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव भी लिखेंगे, नकारात्मक भी लिखेंगे और इस प्रकार के उदाहरण सहित समझाएंगे आप। 19 मिनट आज हमने इन दो टॉपिक को दिया है, निश्चित तौर पर वहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बन रही है। अब जो नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यूरोप अपने इतिहास के सबसे बुरे
सूखे के दौर से गुजर रहा है। नदियां सूख गई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के बम निकल रहे हैं। कहीं पर आलू प्रभावित हो रहा है तो कहीं पर मक्का प्रभावित हो रहा है, कहीं पर वाइन नहीं मिलेगा अब, क्योंकि इससे बुरा सूखा तो पिछले 150 वर्ष में यूरोप ने कभी भी नहीं देखा है। बड़ी बड़ी नदियां वहाँ की सूख गई हैं, बिल्कुल धूल उड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। डच आलू से लेकर के बोस्नियाई मकई तक के फसलें बर्बाद हो रही हैं। पूरे यूरोप में एक भयंकर विनाशकारी सूखा पड़ रहा है, जिससे उपजाऊ भूमि बिल्कुल सूख गई है। नीदरलैंड से लेकर बोस्निया तक के किसान बढ़ते तापमान, पानी की भारी कमी के कारण और भूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कई देशों में सरकारों ने पानी के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। उदाहरण के लिए नीदरलैंड के बड़े हिस्से में किसानों को अब सिंचाई के लिए नदियों और जल निकास चैनलों से पानी उपयोग की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहाँ के किसानों को पानी की अनुमति नहीं दी जा रही है। पानी मत यूज करो। भारत में होता तो किसान प्रदर्शन करने लग जाते, है ना। पूरे दुनिया भर की रिपोर्ट छप जाते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है इंडिया में। भारतीय किसानों को भारत की सरकार जो है, भारत की सरकार नहीं, भारत की हिंदूवादी सरकार जो है वो जल नहीं दे रही है। विदेशी अखबारों की भाषाएं इसी प्रकार की होती है। लेकिन नीदरलैंड में हो रहा है तो पर्यावरणीय समस्या है ये। इट्स ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में भयंकर सूखे के प्रमुख कारण, आपसे सवाल यहीं से पूछा जाएगा कि हाँ भाई कारण क्या है, इसका कारण बताओ। तो मानव निर्मित जलवायु पैटर्न, मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग इसका प्राथमिक और मूलभूत कारण है। ग्रीन हाउस गैसों के लगातार उत्सर्जन ने पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा दिया है। इससे लंबे समय तक चलने वाले हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाओं के पहले की तुलना में केवल अधिक लगातार बल्कि बहुत अधिक तीव्र हो गई हैं, जिसके कारण से सूखा पड़ रहा है। अल नीनो इस बार का है, बहुत गहरा अल नीनो है इस बार का, बहुत भयानक है अल नीनो, है ना। तो जाइंट अल नीनो जो है इस बार का, उसके कारण से भी ये घटनाएं हुई हैं। प्रशांत महासागर प्राकृतिक जलवायु पैटर्न वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है। यूरोप में असामान्य गर्मी, सूखे के दौर, मौसम प्रणाली खिसकने में यह योगदान दे रहा है। हीट डोम बन रहा है। लगातार बन रही उच्च दबाव प्रणाली अक्सर यूरोपीय महाद्वीप के ऊपर रुक जाती है। हीट डोम एक विशाल वायुमंडलीय ढक्कन की तरह काम करती है। जैसे एक चीज़ है तो इसको ढक लेगा, अब इसमें हीट ही हीट रहेगा, बारिश हो ही नहीं पाती है। इसको हम लोग हीट डोम कहते हैं। गर्म हवाएं नीचे फंस जाती हैं। बारिश लाने वाले बादल निम्न दबाव प्रणाली के क्षेत्र से दूर धकेल देते हैं, चूँकि यहाँ पर एयर प्रेशर हाई हो गया है तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनता ही नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पर वर्षा होगी ही नहीं। सर्दियों में कम बर्फबारी हुई है इस बार यूरोप में। यूरोप में आल्प जैसी पर्वत श्रृंखलाओं सर्दियों में जमा होने वाले बर्फ़ बहुत कम हो गए थे। सर्दियों में गर्म होने के कारण से बर्फ़ कम गिरती है। यहाँ बर्फ़ पारंपरिक रूप से बसंत और गर्मियों के दौरान धीरे धीरे पिघलती हैं। प्रमुख नदियाँ जैसे राइन, पो, डेन्यूब को पानी देती हैं, लेकिन चूंकि इस बार बर्फ़ नहीं बने हैं तो इसलिए इन नदियों को पानी कम मिला है, और इनको पानी कम मिलने से अब वहाँ के किसानों को भी पानी नहीं मिल रहा है। मिट्टी का सख्त होना और वाष्पीकरण, चिलचिलाती धूप, शुष्क हवा, अत्यधिक गर्मी दिनों का संयोजन उस दर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है जिस पर मिट्टी पौधों से नमी वाष्पित होती रहती है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी की खपत और बढ़ जाती है, और ऐसे में पानी की कमी भी हो जाती है। तो यह डेडलॉक सिचुएशन हो जाता है कि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई और कम ही हो गया है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, इसके कारण समस्याएँ और भी ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। सतही अपवाह और भूजल संकट, मिट्टी के सख्त होने के कारण स्पंज की तरह पानी सोखने की क्षमता खो देती है। जब कभी कभार भारी तूफान बारिश होती भी है तो ज़मीन सोखने के बजाय तेज़ी से सतह से बह करके पानी जो है वो वहाँ से हट जाती है, जिसके कारण से भौम जल भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और यह समस्या गहरी हो गई है। वर्षा का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अनिश्चित हो गया है, ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो यूरोप में वर्षा न होने के कारण कुछ बता दिया आपको। प्रभाव क्या पड़ा है। नीदरलैंड के आलू, जीलैंड प्रांत में आलू की फसल जिनका उपयोग मैकडोनाल्ड जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जाता है, सूख रही हैं। बड़े आलू होते हैं ये, मैकडोनाल्ड का अगर आपने खाया है फ्रेंच फ्राइज वगैरह तो बड़े साइज़ के होते हैं। तो वो क्या है, ये विशेष प्रकार के आलू होते हैं। तो इनका उत्पादन कम हो गया है। अपने यहाँ पर ना मैकडोनाल्ड की खपत कम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कटाई के 1 महीना पहले से ही उपज 1/3 कम हो गई है। आलू बहुत छोटे हैं। किसानों के अनुसार से लोगों को लंबी फ्रेंच फ्राइज चाहिए तो अब वो इस बार नहीं मिलेगा। छोटे छोटे आलू के भुजिया मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज तो अब मिलने से रहा। चेक गणराज्य बियर और हॉप्स
सूखा गणराज्य के प्रसिद्ध बियर उद्योग के लिए खतरा बन गया है। देश के सबसे बियर उत्पादक को अनिश्चित वर्षा कारण हॉप्स बियर बनाने वाले प्रयुक्त जो पौधा होता है उसकी वृद्धि रुक जाने के कारण से भारी नुकसान हो रही है। जिस प्रकार से भारत में चाय लोग पीते हैं उसी प्रकार से यूरोप और अमेरिका में बियर लोग पीते हैं। वहाँ पर चाय को सही नहीं मानते हैं, हम लोग बियर को सही नहीं मानते हैं। ठीक है। बोस्नियाई मकई, बोस्निया में जहाँ कृषि जीडीपी का 5%, रोजगार का 10% है, बोस्निया में लगातार हीट वेव मकई की फसलों को नष्ट कर रही है। हंगरी और रोमानिया पशुचारा और परिवहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसका परिणाम जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकते हैं और दीर्घकालिक झटका भी इससे उत्पन्न हो सकता है। इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। नीति आयोग का रिपोर्ट ये है कि विनिर्माण क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्र जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, इसको लेकर के नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है। नीति आयोग का रिपोर्ट यानी कि सवाल आने की संभावना अपने आप ही सबसे ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से प्रीलिम और मेंस एग्जामिनेशन दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा और डिटेल में पढ़ाऊँगा भी मैं। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को केवल असेंबली आधारित विनिर्माण से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। असेंबल जानते हैं क्या? आईफोन है, आईफोन आपने देखा होगा, मेक इन इंडिया आईफोन है ना। वो कौन नाम है, बीजेपी के प्रवक्ता एक हैं, सुधांशु त्रिवेदी नाम है क्या उनका, बोलो रहे सेफ्रॉन कलर का आईफोन बनाया है, भगवा कलर का आईफोन। तो वो जो आईफोन बनता है भाइयों बहनों, उसमें बैटरी वियतनाम से आते हैं, है ना, चिप हम ताइवान से लाते हैं, स्क्रीन जो है वो कोरिया से लाते हैं, और सारा कुछ को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं और कहते हैं लो मेक इन इंडिया आईफोन। तो क्या हमने भारत में बनाया इसको? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हमने असेंबल किया है। तो अब असेंबल्स हमें आगे बढ़ना है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि असेंबल से आगे बढ़ेंगे तभी हम वास्तविकता में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को लेकर के नीति आयोग भाई साहब ने रिपोर्ट जारी किया है कि हम कहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो पिछले 15 साल से 2015 में बनाया गया था इन भाई साहब को, और 2026 आ गया है। 10 साल में इनको पता नहीं चला हम किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। आज रिपोर्ट जारी कर रहे हो आप, है ना। कोई बात नहीं, ज़रा समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर की इन्होंने बात की है। इसके बजाय उन्होंने कहा गहन घरेलू मूल्यवर्धन, डोमेस्टिक वैल्यू एडिक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। एडिशन पर सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रमुख क्षेत्र की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कच्चे माल की निर्भरता, प्रौद्योगिकी अंतराल, स्केल, निर्यात प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दों को हल करने के लिए उपायों की आवश्यकता पर भी जोर देती है। अब इन्होंने 4 क्षेत्रों की पहचान की है। सबसे पहला केमिकल, सेकेंड टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, थर्ड है टेक्सटाइल, फोर्थ है सोलर फोटोवोल्टेइक विनिर्माण, सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरिंग। ये 4 सेक्टर की पहचान इन्होंने की है जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। रसायन के लिए तो हमारे बजट में रसायन पार्क की घोषणा की जा चुकी है इस वर्ष, मैंने आपको पढ़ाया भी है। यह उद्योग पेट्रोकेमिकल, विशेष रसायन और कार्बनिक रसायनों द्वारा संचालित होता है। वित्त वर्ष 2025 में इस उद्योग का 200 से 220 बिलियन डॉलर वैश्विक बाजार का 3 से 3.5% है, जिसका उत्पादन हम लोग करते हैं। बुनियादी रसायन के आयात पर उच्च निर्भरता लाभप्रदता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सीमित कर देती है। कई सारे चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें सिफारिश इसमें किया गया फीड स्टॉक उपलब्धता को बढ़ाएं, एकीकृत क्लस्टर को बनाएं। क्लस्टर वही है रसायन पार्क। डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन करें हम लोग, और ग्रीन केमिस्ट्री, वैश्विक पर्यावरण मानक को पूरा करने वाले अगर हम रसायन बनाएंगे तो हम यूरोप जैसे बाज़ार में भी इसको आसानी से बेच पाएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेक्टर की इन्होंने पहचान की है टेक्सटाइल। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या है? भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, 4.5 करोड़ लोगों को रोज़गार देता है टेक्सटाइल का सेक्टर। 80% उत्पादक MSME होते हैं इसमें, जिसमें पुरानी मशीनरी, डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी, सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण से चुनौतियां देखी जा रही है। तो भारत सरकार चाह रही है कि इसमें भी हम काम करें अच्छे से, जिससे बेहतर तरीके से टेक्सटाइल में भी हम आगे बढ़ पाएँ।
सिफारिश इसमें किया गया एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान। इस प्रकार के वस्त्र जो आजकल आवश्यकता ज़्यादा अधिक होती है उन पर ध्यान दें। आधुनिकीकरण करें हम लोग और एफटीए वगैरह से हम लोग लाभ उठा सकें प्रतिस्पर्धी सामान बना करके। दूरसंचार नेटवर्किंग में हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, इस सेक्टर में भारत दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार का बाजार है, लेकिन राउटर, स्विच, रेडियो एक्सेस नेटवर्क जैसे मुख्य नेटवर्किंग उपकरण आज भी बाहर से हमें लाने पड़ते हैं। तो इस क्षेत्र में R&D एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण, स्थानीयकरण और संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर स्थापित कर सकते हैं। NTP 25 के साथ संरेखन करके हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 जो लाया गया था उसको अपना करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से एक फोटो वोल्टेइक को लेकर के किया गया है। 2030 तक 280 गीगावाट का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। भारत ने सौर मॉड्यूल असेंबल को बढ़ाया है, लेकिन इसमें अपस्ट्रीम विनिर्माण क्षमता, पॉलीसिलिकॉन, सिल्लियाँ, वेफर्स को पूरी तरह से अभाव है। ये लगभग पूरी तरह से चीन से आयात किए जाते हैं। तो अगर हम इस आयात को कम करना चाहते हैं तो हमें इस सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस पर कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं जो आज का आखिरी टॉपिक होगा। इस AI वाले टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। सुमित सरकार जी की मृत्यु हो गई है 87 वर्ष की उम्र में। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रख्यात विद्वान का निधन हो गया है। इनका जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था DU में, वो लोग बताते हैं कि इनका लेक्चर म्यूजिकल होता था। आप बंद जाएंगे, आप फंस जाएंगे, पूरा क्लासरूम भर जाता था और उठ नहीं पाते थे, बच्चे टाइम तक समझ नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा सुंदर इनका लेक्चर हुआ करता था। आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रख्यात विद्वान मार्क्सवादी इतिहासकार सुमित सरकार का 87 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इतिहास में BA पूरा किया। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी मास्टर और PhD उपाधि प्राप्त की। कई वर्षों तक DU में पढ़ाया है उन्होंने इतिहास। ऑक्सफोर्ड के वोल्फसन कॉलेज के फेलो थे। अमेरिका तथा यूरोप के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी कुछ किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। जब समय मिलता है सिलेबस की तरह तो टेलीग्राम पर लगे रहना, इंस्टाग्राम पर लगे रहना। आए थे SDM बन के रह गए, टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन। तो ये सब चीज़ों से बच करके जितना ज़्यादा पढ़ने पर समय व्यतीत करेंगे ना, पढ़ाई में मन लगाएंगे। मन लगाने का मतलब ये नहीं होता जो सिलेबस में आते उसी को पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना होता है, चीज़ों को जानना होता है और हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों में अंतर क्या है, मार्क्सवादी इतिहासकार, दक्षिणपंथी इतिहासकार में अंतर क्या है। अभी तो केवल किताब पर पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से 1908, मॉडर्न इंडिया 1989, राइटिंग सोशल हिस्ट्री 1998। इस प्रकार की इनकी किताबें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी तानिका सरकार के साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का सह संपादन किया, जिसमें वीमेन एंड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया 2007, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 2013 शामिल है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विरासत, ये मार्क्सवादी इतिहासकार रहे हैं और बहुत महान इतिहासकार माने जाते हैं। ये DU में इन्होंने पढ़ाया भी हुआ है, तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा ये सारे फैक्ट को। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। एक ये AI वाला टॉपिक मैं आपको मंडे को पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।